हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक। इंटीग्रेटेड एडु सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये सेशन करंट अफेयर से संबंधित होगा। यहाँ पे हम उन न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे। हमारा ये पूरा डिस्कशन स्टैटोडायनेमिक बेस पे होगा, यानी कि हम न्यूज़ आर्टिकल्स के स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही उस डायनेमिक पोर्शन यानी कि करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए हम न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने हाल ही में ये डिसीजन लिया कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाएगा, यानी कि जो यथावत रेट 6.5% था, अब भी वही रेट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, बेसिकली रेपो रेट का संबंध आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक से है। ठीक है, सॉरी, कॉमर्शियल बैंक। तो इसमें होता क्या है कि कॉमर्शियल बैंक को जब पैसे की नीड होती है मनी सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, मार्केट में पैसे को सर्कुलेशन के लिए जब पैसे की आवश्यकता होती है कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करती है आरबीआई से। ओके, तो जब भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है, ठीक है, तो वापस से कॉमर्शियल बैंक जब उस पैसे को आरबीआई को वापस करता है, ठीक है, तो उस पर कॉमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो उस पैसे में इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट को इसके पास पे करना होता है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है रेपो रेट। ओके, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो रेपो रेट अभी के टाइम पे है वो 6.5% है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कॉमर्शियल बैंक को 1000 रुपीज की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब ये 1000 रुपये आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उधार देगा, ठीक है, तो वापस जब ये 1000 रुपये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा, तो उस 1000 रुपये पे 6.5% का इंटरेस्ट ऐड करके कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा। तो ये होता है क्या, रेपो रेट। ओके, अब इसके साथ ही हम ये समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इसका भी संबंध आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक से ही है। तो उसमें क्या होता है, जो आरबीआई होती है उसके पास कॉमर्शियल बैंक का पैसा आता है, यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक ये फील करता है कि उसके पास मनी सरप्लस में है, तो वो सरप्लस अमाउंट को आरबीआई के पास जमा कर देता है। ठीक है, और जब वापस से आरबीआई उस पैसे को कॉमर्शियल बैंक को देती है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी उसको पे करती है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। सेम स्ट्रक्चर वही है, बट उसमें पैसा कॉमर्शियल बैंक उधार लेता है और इसमें आरबीआई उधार नहीं लेती है। वो क्या होता है, उसके सरप्लस पैसे को अपने पास रखती है। यही लॉजिक है कि आरबीआई का जो रेपो रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो इसके नीड को पूरा करने के लिए उधार देता है, और रेपो रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कॉमर्शियल बैंक के सरप्लस अमाउंट को अपने पास रखते हैं। तो हमेशा हम देखेंगे जो रेपो रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में। अब हम
इसके इम्पैक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है, तो जो ये रेपो रेट होता है, आरबीआई जब भी रेपो रेट को बढ़ाएगी, ठीक है, जैसे 6.5% है, इससे ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो होगा क्या, इसका इम्पैक्ट कॉमर्शियल बैंक पे पड़ेगा और कॉमर्शियल बैंक जो है वो आम जन पे इसका इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक अपना रेट भी बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट, तो हमारे जो लोन्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे, साथ ही ईएमआई हमारी महंगी हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट इस प्रकार से हमारे इकोनॉमी पे पड़ जाता है, यानी कि वो लिक्विडिटी को कमज़ोर कर देती है, पैसे मार्केट में जो पैसे का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी रेट रिवर्स रेट ज़्यादा होगा तो जो ये होंगे इनका रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक का, जब कॉमर्शियल बैंक का रेट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लोन्स महंगे हो जाएंगे, तो हमारी कम इच्छा होगी कि हम बैंक से लोन लेके कोई काम को करें। तो बेसिक सी बात है कि वो लिक्विडिटी कमज़ोर हो ही जाएगी। ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या होगा, जब ये रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो होगा क्या कि ये अधिक पैसों को लेना चाहेगी कमर्शियल बैंक, और साथ ही ये भी चांस होगा कि वो रेट को, इंटरेस्ट रेट को भी कम करे। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट को कम करेगी तो हमें जब भी पैसे की नीड होगी तो हम कम इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लेना चाहेंगे और अपने काम को करेंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा मार्केट में। तो इससे क्या हो जाता है, मेजर इम्पैक्ट कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी रेपो रेट बढ़ाते हैं तो लिक्विडिटी कम पड़ जाती है, और जब भी रेपो रेट को हम कम करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब मनी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सेम रिवर्स रेपो रेट के साथ भी है। रिवर्स रेपो रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बैंक जो होगा वो इस अपने सरप्लस पैसों को आरबीआई के पास रखना चाहेगी। ठीक है, बैंक जो कमर्शियल बैंक होगा वो सरप्लस पैसे को आरबीआई के पास रखना चाहेगी। तो उससे क्या होगा, मार्केट का पैसा जो है आरबीआई अपने पास कंज्यूम करेगी, तो उससे लिक्विडिटी कम होगा। सेम वही जब वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी तो होता क्या है कि जो कमर्शियल बैंक होगा वो आरबीआई के पास रखने के बजाय मार्केट में पैसे डालेगी, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसके हम इम्पैक्ट के बारे में देख लिए। ठीक है, साथ ही हम न्यूज़ आर्टिकल में ये भी देखेंगे कि सिर्फ ये रेपो रेट के साथ ही नहीं, इसमें बैंक रेट और एचडीएफ एमएसएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी अनचेंज रखा गया है। सेम जैसा था, जितने परसेंटेज थे रेट्स उतने पे यथावत रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी रेट्स को हम फैक्ट के तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं, तो हम इसको जब भी इसमें कोई चेंजिंग होता है तो इसको हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे न्यूज़ के बारे में, और मैंने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट एक स्टैटिक पोर्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा आगे का डिस्कशन जो होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में होगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में होगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुआ है। ठीक है, ये 6 मेंबर की कमेटी होती है। इसमें जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है। इसमें एक डिप्टी गवर्नर होगा आरबीआई का, और एक सेंट्रल बैंक का ऑफिसर होगा, और साथ साथ 3 ऐसे मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे। ठीक है, तो ये हुआ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे इसका मोटिव क्या होता है। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका टारगेट होता है, जो इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना होता है, इसके हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन करता रहता है। और साथ ही जो है ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, मतलब जो हमारा प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, ये ध्यान में रखते हुए कि ग्रोथ होना चाहिए हमारे इकोनॉमी का। तो ओवरऑल इसका जो मोटिव होता है हमारा जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना, कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ हम करेंगे, इस हिसाब से हम ये रेट में चेंजिंग करता रहता है। ठीक है, तो ये हम इसके स्ट्रक्चर और फिर
हम इनके जो इनका मोटिव है, जो इनका उद्देश्य है, इसके बारे में समझें। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये किन चीज़ों में फेरबदल करते हैं, ये किस हिसाब से, मतलब किन किन रेट्स को ये जारी करता है, किन किन रेट्स में चेंजिंग करता है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे रेपो रेट, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ, और साथ ही रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये इसके इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों में ये चेंजिंग करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और एग्जाम में इन सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुका है, जैसा कि हम यहाँ पे रेफरेंस में देखें अगर, तो 2015 में यूपीएससी का एक प्री के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेप्ट एंड पब्लिक रेवेन्यू, इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बैंक रेट है वो, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये दो जो है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। ओके, तो इस हिसाब से हम चीज़ों को तैयार करेंगे जो हम क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सके। तो उसके सारे स्टैटिक पोर्शंस को, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ना होता है और समझना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे जल जीवन मिशन से संबंधित है, ठीक है। अभी हाल ही के न्यूज़ में था कि WHO का ये कथन है कि जो पाइप्ड पोर्टेबल वाटर, मतलब जो हर घर नल का जल मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उससे क्या होगा, अगर वो मिशन सफल होता है, मतलब वो सक्सेस होता है, तो उससे 4 लाख डायरिया डेथ से बचा जा सकता है। सोचो इसका इम्पोर्टेंस कितना है, जो जल जीवन मिशन है इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, हम इस फैक्ट से समझ सकते हैं, और ये भी WHO का फैक्ट है। ओके, और इसके साथ साथ एक बात और मेंशन किया गया है कि जल जीवन मिशन जो है वो कहीं ना कहीं $1 बिलियन जो अमाउंट है उसको सेव करेगी, ठीक है। हम उसको कैसे समझेंगे, ये किस रूप में है, जैसे कि हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वाटर रिसोर्स से रिलेटेड, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन से जो डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, और इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक फाइनेंशियल माइंडसेट को लेके देखेंगे कि हम वाटर रिसोर्स के लिए घर पे कितना खर्चा करते हैं, कितना वाटर को हम मिसयूज करते हैं, ठीक है। अगर हम उस वाटर को बचाएंगे तो उसका फाइनेंशियल जो कॉस्ट होगा वो कितना आएगा। साथ साथ अगर हम किसी पॉल्यूटेड वाटर को पी रहे हैं तो जो डिजीज हो रहा है उसका फाइनेंशियल कॉस्ट निकालेंगे। तो उन सबको अगर ध्यान में रखते हुए $1 बिलियन पैसे की बचत होगी, ऐसा कथन बोला गया है, ठीक है। और साथ ही क्या है, 66 मिलियन आवर्स, मतलब 66 घंटे जो है ये पर डे बचेगा महिलाओं के लिए, ठीक है। हम होता क्या है कि वाटर रिसोर्स को लेके महिलाएं काफ़ी हार्डवर्क करती हैं हमारे, अगर हम प्लेटो रीजन में देखें या फिर माउंटेन एरिया में देखें, तो होता क्या है कि वो वाटर रिसोर्स को मेंटेन करने में, ठीक है, उसको रखने में, कंजर्व करने में, पीने के लिए, यूज के लिए उनका दिन का आधा से ज़्यादा टाइम इसी में निकल जाता है। तो इस बेस पे अगर हम समझें तो 66 मिलियन आवर्स जो है वो बचत होगा पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से महिलाओं के लिए। तो सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंस हो गया है ना। वो 66 आवर्स, जो 66 मिलियन आवर्स है उसको वो किसी और काम के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ही होगा, ठीक है। नहीं तो एक नॉर्मल से यूज करने के लिए जो बेसिक नीड होती है उसके लिए ही हम परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है कि जल जीवन मिशन कितना इंपॉर्टेंस है। तो हम इन सारे फैक्ट्स को हम यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेंस में पूछता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन सारे फैक्ट्स को हम डाल सकते हैं। वैसे भी ये WHO का कथन है, ठीक है, तो थोड़ा हमारे क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ इस आर्टिकल में ये भी बात किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कथन को भी ऐड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ये 2024 तक क्या करेंगे, पूरे भारत में 100% हर घर नल का जल के कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
और ये भी बात रखा गया है सामने कि गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा एंड पंजाब जैसे स्टेट में 100% कनेक्टिविटी किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ के बारे में। अब हम इसके बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या है, सॉरी मिनट। ठीक है, अब हम जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये कई बार कई एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ऐसे में हम इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो जल जीवन मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया, और इसका क्या मोटिव है कि 55 लीटर पर डे के हिसाब से, ठीक है, 55 लीटर पर डे के हिसाब से पर पर्सन को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा। कनेक्टिविटी के माध्यम से ये जल को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये टारगेट है हमारा कि 2024 तक इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया जाए। और साथ ही ये जो जल जीवन मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम जान लेते हैं। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके एम को हम अगर समझें, जल जीवन मिशन का एम क्या है? बेसिक सी बात है, एक वाटर रिसोर्स से संबंधित है तो वाटर से संबंधित ही इसका एम होगा। ठीक है, जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम को मेंटेन करना, वाटर सप्लाई सिस्टम को मेंटेन करना, साथ ही वाटर कनेक्शंस को प्रोवाइड करना, जो कि किया जा रहा है एक मिशन मोड में, और वाटर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करना कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, पीने योग्य है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा इस मिशन में। और साथ ही ये क्या करेगा, टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आजकल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, वाटर का जो है मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से इस चीज़ को भी इस मिशन के अंतर्गत ध्यान में रखा जाएगा कि वाटर का मिसयूज ना हो एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो ठीक है, एक नियमित अनुसार क्या करेंगे, हम वाटर को यूज करेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि हम कैसे वाटर को कंजर्व करें, खेतों में कैसे वाटर को यूज करें कि उसके मिसयूज से बचा जा सके और इसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, साथ ही साथ इसमें वाटर को रीयूज करने की बात भी किया जाएगा। जो भी वाटर हम यूज करते हैं फिर उसको कैसे वापस से दोबारा यूज किया जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में भी इस मिशन में एक एम के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, सेम ही हम डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स के बारे में, वैसे ही यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसका जो फीचर्स है, इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट लोकल लेवल पे होगा यहाँ पे। ठीक है, लोकल लेवल पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। वाटर रिसोर्स जो कि एक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारी आधारभूत आवश्यकता है। तो वाटर रिसोर्स को क्या करेगा, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकल लेवल पे डेवलप करेगी, और ये सारा जो डेवलपमेंट होगा ये कम्युनिटी अप्रोच बेस पे होगा। ठीक है, तो ये है इसके फीचर्स के बारे में समझ लेंगे। ओवरऑल हम इसके फीचर्स को समझ चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका क्रियान्वयन किस बेस पे होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। ठीक है, तो इसका क्रियान्वयन जो है जल जल जीवन मिशन का, ये ग्राम पंचायत लेवल पे हो रहा है। ठीक है, पानी समित प्लान एक होगा। ठीक है, पानी समित होगी जो, वो इसके तहत क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, इन पानी समित जो प्लान होगा, पानी समित में लगभग 15 से 10 मेंबर होंगे, 10 to 15, और उसमें जो है लगभग 50% महिलाओं का योगदान होगा, और जो और अदर 50% होंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सोशल एंड हेल्थ वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स इसमें होंगे। ठीक है, तो हो गया ये इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन में इसका हम विशेष ध्यान देंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन कर रहा है, पानी समित प्लान। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर इसके फंडिंग पैटर्न को देखते हैं। फंडिंग पैटर्न कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है समझना। ठीक है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन आ सकता है हमारे सामने। तो अगर हम इसके फंडिंग पैटर्न को देखेंगे तो उसके लिए ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली।
ठीक है, 3 पार्ट्स ऐसे में। इंडिया का इधर जो 7 सिस्टर मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये, और हिमालयन रीजन जो यहाँ पे होगा, ठीक है, हिमालयन रीजन। इन स्टेट के लिए फंडिंग स्ट्रक्चर या फंडिंग पैटर्न अलग है, प्लस जो अदर इंडियन स्टेट है उसके लिए अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरीज का है, वो यूनियन टेरिटरीज जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए स्ट्रक्चर अलग है। अगर हम यहाँ की बात करें, जो हिमालयन रीजन है और 7 सिस्टर्स मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे इसका 90 और 10 का रेशियो है, ठीक है, 90 और 10 का रेशियो है, ठीक है। यानी कि जो भी इस मिशन में जो खर्च आएगा उसका 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चेगा, और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्चेगा, ठीक है। ये कहाँ पे, ये हमारा हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और जब हम स्टेट की बात करेंगे, अदर स्टेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, ठीक है। यानी कि आधा पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चेगा और आधा पैसा हमारा जो स्टेट होगा, जिस स्टेट में ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो स्टेट खर्चेगा, ठीक है। और जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, यूटीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ पे 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चेगा, ठीक है। ये हो गया इसके फंडिंग पैटर्न के बारे में, समझ आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अभी के कंडीशन में जो अभी का जो फैक्ट सामने है, इसका अभी के हाल में कितना परफॉर्मेंस रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है जल जीवन मिशन का। ओके, तो अगर हम देखें जल जीवन मिशन में अभी रिसेंटली 10 जून 2022 के बेस पे अगर हम फैक्ट को देखते हैं, तो लगभग 9.6 करोड़ हाउस होल्ड, यानी कि 50.38%, मतलब आधा जनसंख्या जो है भारत की, जो आधा जनसंख्या, आधा हाउस होल्ड जो जनसंख्या है, वो इस कनेक्टिविटी की सुविधा पा चुकी है, ठीक है। मतलब ये कनेक्टिविटी आधा हो चुका है, अभी आधा बाकी है। अगर हम 10 जून 2022 के हिसाब से इस फैक्ट्स को देखते हैं, तो अभी के टाइम पे तो लगभग 1 साल हो गए हैं, तो बेसिक सी बात है कि बढ़ चुका होगा। फैक्ट पुराना है लेकिन अभी वो बढ़ चुका होगा। और हम देखें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो 100% कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर चुके हैं, जैसे उसमें हो गया गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है। ऐसे स्टेट जो 100% इस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर चुके हैं, वहाँ पे हर घर जल का नल का जल जो है वो पहुँच चुका है, ठीक है। और कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे 100% हो चुका है, जैसे पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार और दादर नागर हवेली और दमन दीव, ऐसे ये यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पे 100% वाटर कनेक्टिविटी किया जा चुका है। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जो 90% से एबव हैं, एकदम 100% के करीब में हैं, हम उनको 100% ही मान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ही टाइम पे ये इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। उसमें से वो स्टेट हैं पंजाब, ठीक है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश और बिहार। ये ऐसे स्टेट हैं जो एकदम 90% से अबव हैं और 100% के करीब हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अभी भी इसमें काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। उसमें से हम उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, जहाँ पे ये चीज़ बहुत ही कम है, अभी 13.86 के करीब में है, मतलब 20 से भी लो है यहाँ पे। और झारखंड 20% के आसपास, छत्तीसगढ़ में 23 के आसपास और राजस्थान में 24 के आसपास ही हर घर नल का जल की कनेक्टिविटी हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जल जीवन मिशन को और मिशन मोड में लाना होगा, ठीक है। और क्योंकि टारगेट 2024 है, तो मिशन मोड में आना होगा ताकि इस टारगेट को हम कंप्लीट कर सकें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है, ठीक है। तो ये रहा हमारे जल जीवन मिशन का क्या अचीवमेंट है अभी तक का, इसके बारे में, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस है। हाँ, अब एक और फैक्ट है जल जीवन मिशन अर्बन, ठीक है। जैसा जल जीवन मिशन रूरल अभी हम लोगों ने पीछे देखा, सेम अर्बन का भी है, मोटिव भी सेम ही होगा, वाटर रिसोर्स को मेंटेन करना, वाटर सप्लाई चेन को अच्छा करना और वाटर के जो मिसयूज को भी संभालना, इन सारी चीज़ों का सेम मोटिव होगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंस क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसके फैक्ट देखेंगे कि वो 2019 में था, सॉरी
वो 2019 में था, और ये हमारा बजट 21-22 में ये जल जीवन मिशन अर्बन शुरू किया गया। ठीक है, ये फैक्ट हम ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ होगा क्या, अब वो देखिए वो ग्राम पंचायत लेवल पे था, तो ये क्या है, ये नगर निकाय के लेवल पे होगा, इसका जो क्रियान्वयन होगा, ये डिफरेंस हो गया। और साथ ही शहरों में और गाँव में थोड़ा सा समस्या अलग अलग होती है, तो यहाँ पे सीवेज की समस्या है। ठीक है, और इन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिंग टैंक को सिक्योर करना, और साथ ही सीवेज कनेक्शंस को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, उनका पुनरुद्धार कैसे किया जाए। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्रिएटिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को भी यहाँ पे एक टारगेट में रखा गया है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके उद्देश्य हो गए सेम। बाकी और सारी चीज़ों को हम देखेंगे तो उसका मोटिव क्या है, लगभग सेम ही है अर्बन का और रूरल का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। हालांकि हम न्यूज आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, अभी यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट के कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्री का एग्ज़ाम हो चुका है यूपीएससी सीएससी का, अब मेंस में लोग जुटे हुए हैं, तो जिनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम को शुरू किया गया है। आप आनंद शुक्ला सर के माध्यम से ज्योग्राफी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। और यहाँ हमारे यहाँ वैकल्पिक विषय भी है, आप यहाँ पे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, साथ ही ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं। ये अरविंद मिश्रा सर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये साधना आईएएस के फाउंडर भी हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन मोड में है कोर्स। हम अगर आगे कोर्स की बात करें तो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, जो कि यूपीएससी के लिए अगर आप 2024 में 25 में या 26 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और साथ ही ऑप्शनल कोर्स भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा आनंद सर द्वारा। और यूपीएससी के पेपर 5th और 6th का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। और जो भी, क्योंकि ये सिलेबस में नया जुड़ा है तो लोगों को समस्या होगी, तो आप इस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड एडु सिस्टम से। साथ ही हमारा इंस्टीट्यूट जो है 69 बीपीएससी टेस्ट को प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बीपीएससी से प्रिपरेशन से अगर जुड़े हैं तो भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में हमारे ऐप पे, इंटीग्रेटेड एडु सिस्टम ऐप पे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो कि पेपर 3 से संबंधित है, इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। अगर आपको पर्टिकुलर जीएस पेपर 3rd के इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन में समस्या होगा तो आनंद सर द्वारा इसका सॉल्यूशन है। आप सिर्फ इसी कोर्स के लिए भी जुड़ सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप किसी भी माध्यम से अगर आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप जुड़ सकते हैं। आपका मेंटरशिप बहुत अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कोर्स के बारे में। अब जो भी हमने जो आर्टिकल्स डिस्कस किया है उसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप उस पीडीएफ फॉर्म को ले सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका एक नोट्स फॉर्मेट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको अपने प्रिपरेशन में बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।